अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश कलीम है। बेटा नीट के एग्ज़ाम में अब 20 दिन से भी कम वक्त बच गया है और आपकी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही होगी। प्रेशर भी बहुत हाई होगा आपका और बहुत सारे विचार, बहुत सारी सोच आपके दिमाग में आ रही होगी। तो आपकी मदद के लिए, आपके छोटे से हेल्प के लिए मैं दानिश कलीम बॉटनी में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। क्वेश्चन क्या है, ये बेसिकली कंसेप्ट्स हैं हर चैप्टर से जुड़े हुए। मैंने कोशिश की है कि जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं उन कंसेप्ट्स के ऊपर आपके लिए क्वेश्चन बनाऊं। तो उसके कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मैं स्क्रीन पे लेके आऊं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इन क्वेश्चंस के थ्रू उन कंसेप्ट्स को समझाऊं। बेटा पहला क्वेश्चन है, एलील्स ऑफ ए जीन आर फाउंड ऑन, द ऑप्शंस आर सेम क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम और एनी क्रोमोसोम। तो हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे बेटा कि व्हाट इज अ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम होता क्या है? आप सब शायद सेल बायोलॉजी जब चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे हमें पढ़ाया जाता है दैट होमोलोगस क्रोमोसोम आर बेसिकली अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसमें से एक क्रोमोसोम हमें पैटर्नल साइड से मिलता है और दूसरा क्रोमोसोम हमें बेटा मैटरनल साइड से मिलता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो क्रोमोसोम्स बनाए हैं। दो क्रोमोसोम में से जो ब्लू वाला है उसे हमने शो किया है पैटर्नल क्रोमोसोम। पैटर्नल मतलब फादर की तरफ से जो क्रोमोसोम होगा, और जो रेड वन है इसको मैटरनल क्रोमोसोम बताया। ठीक है, अब यहां क्वेश्चन में लिखा है एलील्स ऑफ ए जीन। तो एलील्स होते क्या है? एलील्स बेसिकली कहते हैं अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ अ जीन को। एलील्स कहते हैं अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ अ जीन को, मतलब एक जीन की ही अल्टरनेटिंग फॉर्म है। अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ अ जीन, एक जीन की अल्टरनेटिंग फॉर्म बेटा। ठीक है, जैसे जीन किसी कैरेक्टर को कोड करता है, कैरेक्टर हो गया हाइट, तो उसके जो ट्रेट हो गए, जैसे टॉल है या डॉफ है, ये ट्रेट्स हो गए। तो बेटा ट्रेट्स को कंट्रोल कौन करेगा? एलील करेंगे। जीन कंट्रोल कर रहा है किस चीज को? कैरेक्टर को। तो उसके जो ट्रेट्स हैं उसको कौन कंट्रोल करेगा? बेटा एलील करेगा। तो जो एलील है वो बेसिकली होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एलील कहां होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम मान ले बेटा हमारे पास एक जीन है यहाँ पे, इस जगह, यहां मैंने लिखा है कैपिटल ए, तो यहां मैं लिखता हूं कैपिटल ए। देन मैंने यहां पे लिखा बेटा कैपिटल बी, तो यहां मैंने लिखा स्मॉल बी। फिर मैंने यहां पे लिखा स्मॉल सी, तो यहां पे मैंने लिखा है स्मॉल सी। ठीक है, मैंने तीन जीन्स दिखाए हैं इस क्रोमोसोम के ऊपर, कैपिटल ए। देन जो होमोलोगस पेयर है उसके ऊपर एक क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल बी है, तो दूसरे वाले पे स्मॉल बी है, और नीचे जो है वो स्मॉल सी है। तो यहां ये दो एलील दिखाई दे रहे हैं, कैपिटल ए और कैपिटल ए। हम इनको कह सकते हैं दैट ये एक जीन लोकस है। ठीक वैसे ही यहां नीचे हमें एक जीन लोकस दिखाई दे रहा है, कैपिटल बी स्मॉल बी, और तीसरा जीन लोकस हमें यहां दिखाई दे रहा है स्मॉल सी। क्लियर है? तीन जीन लोकस, हमें लोकस कहते हैं बेटा क्रोमोसोम के ऊपर की उस पोजीशन को जहां जीन मौजूद होते हैं। तो यहां मुझे तीन जीन लोकस दिखाई दे रहा है, और हमने पढ़ा भी है कि जो जीन्स होते हैं वो या तो होमोजाइगस कंडीशन में एग्जिस्ट करते हैं। देखो दोनों क्रोमोसोम पे सेम जीन है, सेम एलील है, तो इसको कहेंगे होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस डोमिनेंट। यहां दोनों क्रोमोसोम पे रिसेसिव एलील है, तो इसको कहेंगे रिसेसिव लोकस, जीन लोकस। और इस वाले क्रोमोसोम पे देखें, अगर हम इस वाले पोजीशन पे देखें, इस लोकस पे देखें, तो यहां पे हमें कैपिटल बी और स्मॉल बी दिखाई दे रहा है। तो कैपिटल बी स्मॉल बी का मतलब हो गया बेटा ये हेट्रोजाइगस जीन लोकस हो गया। ये क्या हो गया? हेट्रोजाइगस जीन लोकस हो गया। ठीक है, यह हेट्रोजाइगस डोमिनेंट आप कह सकते हो। तो इसका मतलब है एलील्स ऑफ अ जीन कहां मौजूद होंगे बेटा? होमोलोगस क्रोमोसोम पे। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब हो गया दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स। जब दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे होंगे तो दो डिफरेंट जीन्स होंगे, एलील प्रेजेंट नहीं हो सकते दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा सेकंड। क्लियर है? यहां हमने क्या सीखा? हमने जीन लोकस देखा। जीन लोकस का मतलब क्रोमोसोम्स के ऊपर वो पोजीशन जहां पे जीन मौजूद होते हैं। हमने बेटा होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस और रिसेसिव जीन लोकस देखे। होमोजाइगस का मतलब जब दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम एलील प्रेजेंट हो, मतलब डोमिनेंट है। उसके बाद हमने देखा बेटा हेट्रोजाइगस जीन लोकस, मतलब दो डिफरेंट एलील प्रेजेंट हो, और फिर हमने देखा रिसेसिव जीन लोकस। क्लियर है? चलते हैं अपने नए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है, आई थिंक ये क्वेश्चन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के बारे में आप जानते होंगे दैट पॉलन ग्रेन इज अ मेल गैमेटोफाइट।
मेल गैमेट और गैमेटोफाइट पे फर्क होता है। गैमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर है जो गैमेट बनाता है। सो पॉलन ग्रेन इज नॉट अ गैमेट। बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है, वो पॉलन ग्रेन को गैमेट कंसीडर कर लेते हैं। पॉलन ग्रेन इज नॉट अ गैमेट, पॉलन ग्रेन इज अ गैमेटोफाइट, क्योंकि वो आगे माइटोसिस कर कर गैमेट्स बनाएगा, मेल गैमेट, 2 गैमेट। ठीक है, तो देखो पॉलन ग्रेन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब पहला ऑप्शन है एक्साइन इज रफ हार्ड एंड मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। सवाल यह है बेटा कि एक्साइन है क्या? एक्साइन बेसिकली पॉलन ग्रेन की बाहर की लेयर है। आपने पढ़ा होगा दैट जो पॉलन ग्रेन होता है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है कि अंदर की तरफ उसके इंटाइन है और जो उसके बाहर लेयर लगी हुई है वो एक्साइन की लेयर बनी हुई है। ये जो बाहर की लेयर है वो किस चीज की बेटा? एक्साइन की है। ये अंदर की तरफ जो है वो इंटाइन है और बाहर की तरफ जो है बेटा वो क्या है? एक्साइन है। और इसके अंदर 2 सेल आपको दिखाई जाती है। एक सेल जो बड़ी है वेजिटेटिव सेल है, दूसरी सेल छोटी है बेटा वो जनरेटिव सेल है। ये वाली सेल वेजिटेटिव सेल है और ये वाली सेल है जनरेटिव सेल। ठीक है, क्लियर है? तो जो पहला ऑप्शन है एक्साइन इज रफ हार्ड एंड मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, ये सही है स्टेटमेंट, क्योंकि एक्साइन जो होती है बाहर की वो रफ कवरिंग है और स्पोरोपोलिन से मिलकर बनी हुई है। स्पोरोपोलिन वो सब्सटेंस है, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, जिसको किसी एंजाइम से, किसी अल्कली से, किसी टेम्परेचर से डिग्रेड नहीं किया जा सकता। तो पहली लेयर हो गई। उसके बाद है बेटा इंटाइन इज थिन एंड मेड अप ऑफ पेक्टोसेलुलोज। एग्जैक्टली ये एक्साइन बनी हुई है स्पोरोपोलिन की। पोलिनिन अंदर की जो लेयर है इंटाइन ये बनी हुई है बेटा सेलुलोज की और पेक्टिन की, तो इसे हम पेक्टोसेलुलोज भी लिखते हैं, पेक्टोसेलुलोज भी लिखते हैं। क्लियर है? तो इसकी ये सेकंड पॉइंट भी क्या है बेटा? बिल्कुल करेक्ट है। इंटाइन जो बनी हुई है वो थिन है और मेड अप ऑफ पेक्टोसेलुलोज। उसके बाद है एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। अब एक्साइन के ऊपर जो बाहर एक्साइन है उसके ऊपर कुछ ऐसी लोकेशन है जहां पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, जहां पे बेटा स्पोरोपोलिन क्या होता है? एब्सेंट होता है। और इस जगह को हम जर्म पोर कहते हैं। इस जगह को हम जर्म पोर कहते हैं। इस जगह पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट है, एब्सेंट है। क्लियर है बेटा? स्पोरोपोलिन एब्सेंट है और ये वो लोकेशन है जहां से पोलन ट्यूब इमर्ज करती है। फ्रॉम हियर, ठीक है, यहां से पोलन ट्यूब इमर्ज करती है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा बेटा? सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, अगला जो टॉपिक है वो वेजिटेटिव सेल अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म 2 मेल गैमेट। अब देखो मैंने कहा आपको पोलन ग्रेन के अंदर 2 सेल होती है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। जो जनरेटिव सेल है वो बेसिकली माइटोसिस कर कर क्या बनाती है? 2 मेल गैमेट, क्योंकि नाम से जाहिर हो रहा है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल का क्या मतलब हो गया बेटा? जनरेट करने वाली सेल। तो जो जनरेटिव सेल है ये माइटोसिस कर कर क्या बनाएगी? ये फॉर्म करती है बेटा 2 मेल गैमेट। वेजिटेटिव सेल की जिम्मेदारी बेसिकली नरिशमेंट देना है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना है। तो ये जो स्टेटमेंट हमारा है वो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ठीक है, अगला है इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पॉलिनेशन अकर्स एट 3 सेल स्टेज। अब हम जानते हैं कि प्लांट बेसिकली पॉलिनेशन करने के लिए जब पॉलिनेशन होता है उस टाइम पे 60% प्लांट में पॉलन शेड होता है 2 सेल स्टेज में, जो दो सेल आपको ये दिखाई जा रही है। बाकी बचे 40% जो प्लांट हैं उनके अंदर पॉलन शेड होता है बेटा 3 सेल स्टेज में। तो यहाँ जो क्वेश्चन, यहाँ जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पॉलिनेशन अकर्स एट 3 सेल स्टेज, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ज्यादातर प्लांट में पॉलन 2 सेल स्टेज में शेड होता है 60% प्लांट में। तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा? ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। अब आप हमसे सवाल पूछा गया था हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्ट, हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्ट। याद रखिएगा नीट में भी और आप जितने टेस्ट दे रहे होंगे इसमें ये करेक्ट और इनकरेक्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपका ज्यादा सिली मिस्टेक होता है, तो इसको ध्यान से बिल्कुल किया करें इस क्वेश्चन को। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कितने करेक्ट है बेटा? ऊपर से 3 करेक्ट है तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में हमने एक्साइन, इंटाइन, स्पोरोपोलिन, पेक्टोसेलुलोज, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल का कंसेप्ट देखा है। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल है जीन बी। अब ये क्वेश्चन अगेन जेनेटिक्स से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीन बी कंट्रोल द लार्ज साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन while another form B forms the small grain। ठीक है, जीन बी क्या कह रहे हैं? जीन बी बना रहा है लार्ज साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, वेयर एज स्मॉल बी जो है बेटा वो क्या कह रहा है? स्मॉल साइज ग्रेन बना रहा है, स्मॉल साइज ग्रेन बना रहा है। ठीक है, which of the following character will be expressed by the genotype combination of BB, कैपिटल बी स्मॉल बी? इसके बारे में पूछा गया है कि इसका कंपोजिशन क्या होगा। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये जो जीन है, जीन बी, ये दो चीजों को कंट्रोल करता है। एक कंट्रोल करता है बेटा सीड के शेप को, सीड के शेप को, और दूसरी चीज कंट्रोल करता है ये स्टार्च ग्रेन के साइज को, स्टार्च ग्रेन के साइज को। ठीक है, यहां सीड शेप में बेटा कैपिटल बी जो है वो राउंड सीड बनाता है, क्योंकि ये डोमिनेंट है किसके ऊपर? स्मॉल बी के ऊपर, और ये जो है बेटा वो रिंकल्ड बनाता है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं स्टार्च ग्रेन के साइज को लेकर, तो ये वाला जो कैपिटल बी है ये लार्ज ग्रेन बना रहा है, कैपिटल बी स्मॉल बी जो है ये मीडियम इंटरमीडिएट बनाता है, और स्मॉल बी जो है ये क्या करता है बेटा? स्मॉल साइज स्टार्च ग्रेन बनाता है। ठीक है, तो यहां देखो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर कोई एक जीन अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता हो, कोई एक जीन अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता हो, तो उस जीन को बेटा हम क्या बोलते हैं? पीलियोट्रोपिक जीन बोलते हैं, पीलियोट्रोपिक जीन बोलते हैं। मतलब ये जो जीन है वो कैसा जीन है बेटा? पीलियोट्रोपिक जीन है, क्योंकि ये एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद हम ये देखें, अगर इस जीन का हम सीड शेप पे इफेक्ट देखें तो यहां हमें डोमिनेंसी दिखाई दे रही है, क्योंकि कैपिटल बी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल बी। वहीं अगर बेटा हम स्टार्च ग्रेन के साइज पे देखें तो यहां जो हमें दिखाई दे रहा है इंटरमीडिएट, ये बेसिकली इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है। अब आते हैं अपने सवाल पे। सवाल क्या कह रहा था? कैपिटल जीन बी है कंट्रोल द लार्ज साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन व्हाइल अनदर फॉर्म बी forms the small grain size. Why? Which of the following character will be expressed by genotype combination capital B small b? तो इस capital B small b क्या कर रहा है बेटा? देखो ये large size starch grain, intermediate size starch grain एंड राउंड सीड। हमने क्या कहा था? ये देखो इंटरमीडिएट साइड स्टार्च ग्रेन कर रहा है, और क्योंकि कैपिटल बी प्रेजेंट है तो डोमिनेंसी को शो करेगा। कैपिटल बी प्रेजेंट है तो किसको शो करेगा? देखो कैपिटल बी क्या शो कर रहा है? कैपिटल बी स्मॉल बी, इंटरमीडिएट साइज स्टार्च ग्रेन, और क्योंकि कैपिटल बी प्रेजेंट है तो राउंड बनाएगा। इसका मतलब इंटरमीडिएट साइज स्टार्च ग्रेन और राउंड सीड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इस वाले क्वेश्चन में हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पीलियोट्रोपी और डोमिनेंस के कंसेप्ट सीखे जेनेटिक्स से। तीन कंसेप्ट इसके अंदर था, तीनों कंसेप्ट मैंने कोशिश की आपको बताने की। इस तरह के सवाल आ सकते हैं क्योंकि मल्टी कंसेप्ट जब भी होता है तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल असर्शन रीजन क्या है? बहुत सारे बच्चों की ये बेसिकली क्वेश्चन होता है, इनके लिए सरदर्द बन जाता है क्योंकि असर्शन रीजन का क्वेश्चन बहुत ज्यादा वो गलत करते हैं, असर्शन रीजन को वो कनेक्ट नहीं कर पाते। और एक बहुत बड़ा मिथ है, उन्हें ये लगता है कि एनसीईआरटी की अगर 2 लाइन लगातार दे दी गई है तो इसका मतलब असर्शन रीजन करेक्ट है और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये कहीं नहीं बेटा, इस कंसेप्ट को बिल्कुल दूर कर दीजिए। आपको क्या करना है? असर्शन पढ़ना है, रीजन पढ़ना है, और असर्शन रीजन के बीच में बिकॉज मतलब उसका रीजन फाइंड करना है कि क्या वो उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है नहीं कर रहा है। तो चलो हम भी ये कोशिश करते हैं बेटा। Assertion कहता है फ्लावर इज डिफाइंड एज अ मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम। ठीक है, क्या कह रहा है कि फ्लावर जो है वो बेसिकली क्या है? एक मॉडिफाइड शूट है। शूट का मतलब वो पार्ट जो प्लीम्यूल से ओरिजिनेट होता हो, शूट का मतलब वो पार्ट जो जमीन के ऊपर हो, शूट का मतलब वो पार्ट जिसके अंदर नोड और इंटरनोड मौजूद हो। ठीक है, चलिए, तो फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है जहां पे एपिकल मेरिस्टेम किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर। एपिकल मेरिस्टेम का मतलब बेटा वो मेरिस्टेम जो एपिसिस पे है, टिप पे है। अब कह रहे हैं कि ये मेरिस्टेम हार्मोनल चेंजेस की वजह से फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस जगह पे बेटा नोड से जो लीफ आती है वो नहीं आकर वहां से फ्लोरल अपेंडेजेस आने शुरू हो जाएंगे। देखो मैंने कहा स्टेम या शूट वो सिस्टम है जिसके ऊपर नोड इंटरनोड होता है, जो प्लीम्यूल से ओरिजिनेट होता है और जो जमीन के ऊपर होता है। ठीक है, अगर हम फ्लावर को देखें तो फ्लावर में बेसिकली नोड इंटरनोड है, इंटरनोड हाईली रिड्यूस कर गए तो नोड जो है उससे
लीफ की जगह पे क्या आना शुरू हो गए, फ्लोरल अपेंडेजेस आने लगे। और ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ सम हार्मोनल चेंजेस इन द प्लांट। हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो एपिकल मेरिस्टेम था वो किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया, फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से नोड से अब जो है वो लीफ नहीं आ रही, उस जगह पे क्या आ रहा है, फ्लोरल अपेंडेजेस आ रहे हैं। तो एजर्शन देखे तो बेटा करेक्ट है, एजर्शन इज डिफाइंड अ फ्लावर इज डिफाइंड एज अ मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। ये हार्मोन की वजह से होता है, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है हार्मोन के बारे में। नेक्स्ट इज रीजन, इंटरनोड ऑफ द शूट गेट कंडेंस्ड टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस laterally at successive node instead of leaves। लीफ की जगह पे जो नोड है वो क्या कह रहे हैं, वो बेसिकली फ्लावर के पार्ट्स निकालना शुरू कर रहे हैं, फ्लावर के पार्ट्स निकल रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा, इफ दिस इज नोड, इफ दिस इज अ नोड, दिस इज अ नोड, दिस इज अ नोड, ये रीजन जो हो गया वो इंटरनोड हो गया। तो इंटरनोड कह रहे हैं इसमें कि हाईली रिड्यूस कर गया बेटा। अब ये रिड्यूस कर गया तो यहां से लीफ आनी चाहिए थी, लेकिन अब लीफ नहीं आ रही है, लीफ की जगह पे क्या आ रहा है, फ्लोरल पार्ट्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब एजर्शन भी करेक्ट, रीजन भी करेक्ट, और वो रीजन इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में हमने फ्लावर और शूट का जो कंसेप्ट है वो सीखा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बेटा अगला सवाल रेस्पिरेशन इन प्लांट से बहुत इंपॉर्टेंट है, आरक्यू के ऊपर है। आरक्यू होता क्या है, आरक्यू कहते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को। और रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ CO2 वॉल्यूम ऑफ CO2 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ O2। वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, जितना CO2 कंज्यूम्ड हुआ है, इसका जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, आरक्यू कहलाता है। अब आपसे सवाल में पूछा गया है, व्हेन फैटी एसिड इज ट्राइपैल्मिटिन is used as respiratory substrate। respiratory substrate कहते हैं उसको जिसका कि respiration होता है। the RQ will be, RQ क्या होगा, ऑप्शंस आर 0.7, 0.9, 1 और 4। अब एक बहुत आसान फंडा बता देता हूं जिससे तुम्हें याद हो जाएगा। याद क्या हो जाएगा बेटा, जो RQ कार्बोहाइड्रेट का है, देखो ध्यान दो, RQ जो कार्बोहाइड्रेट का दिया गया है, RQ कार्बोहाइड्रेट का दिया गया बेटा वो 1 दिया गया है। ठीक है, मतलब वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, दोनों बराबर है तो 1 हो गया इसके वैल्यू। उसके बाद RQ ऑफ मोस्ट ऑफ द फैट, फैट का कैसे याद करें, कैसे याद करें, याद क्या करें, F को उल्टा कर दो, 0.7। F को क्या किया, उल्टा कर दिया। देखो F ऐसे लिखते हैं ना, F को उल्टा करके लिख दिया तो क्या हो जाएगा बेटा 0.7। मोस्ट ऑफ द फैट का क्या होगा बेटा 0.7 होगा। उसके बाद देखो ये देखो, प्रोटीन का याद करना है, प्रोटीन का याद करना है, तो प्रोटीन के लिए भी क्या करेंगे बेटा, P को उल्टा कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो 0.9। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन का जो RQ है वो क्या होगा, 0.9 होगा। एक और चीज जो आपको याद कर लेनी है वो है ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड का RQ बेसिकली क्या होता है, मोर देन 1 होता है, मोर देन 1 होता है। ठीक है, तो यहां पे जो हमें कंपाउंड दिया हुआ है ये बेसिकली फैट है, तो इसका जो RQ होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, फैट का देखो क्या लिखा हुआ है 0.7, तो इट विल बी 0.7। क्लियर है, तो ये 5 क्वेश्चन थे, जो 5 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया, जो 5 डिफरेंट टॉपिक पे कोशिश की कि डिस्कस करने की। ऐसे ही एक वीडियो के साथ मैं कल फिर आपके साथ हाजिर होऊंगा इसी तरह के कुछ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन के साथ, जिसमें कोशिश की जाएगी कि आपका जो कंसेप्ट है इन 18-19 दिनों में वो थोड़ा सा रिव्यू किया जाए और थोड़ा सा आपकी मदद की जाए। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।